एक समय की बात है। सुधा अपनी बड़ी बेटी राधा और छोटी बहन सुमन के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुधा के पति की मृत्यु कई वर्षों पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। सुधा का पति एक दर्जी था, इसलिए सुधा को भी सिलाई आ गई थी और अपने पति के जाने के बाद सुधा ने ही अपने पति का काम संभाला था। वो सिलाई का काम करके ही अपनी दोनों बेटियों का पेट पालती थी। बेटा, जल्दी से ये दोनों ब्लाउज और ये साड़ी एक थैले में डाल दे। मुझे ये दोनों तेरी पिंकी बुआ के यहाँ देकर आने हैं। माँ, कपड़े उनके हैं, काम उनका है, लेकिन फिर भी नदी पार करके आप उन्हें कपड़े देने जाती हैं, जबकि वो केवल सिलाई के पैसे देती है। ये तो गलत है माँ। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा सुन, मुझे एक दिन लग जाएगा आने में, इसलिए अपना और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ऐसा कहकर सुधा पिंकी बुआ के यहाँ कपड़ा देने चली जाती है और नदी पार करने के लिए एक नाव लेकर निकल पड़ती है। परंतु बीच रास्ते में ही बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और पूरी नदी में उथल पुथल मच जाती है। जितने भी लोग नाव से सफर कर रहे होते हैं, सबकी नाव डूब जाती है। यहाँ दूसरी ओर राधा और सुमन इस खबर से अनजान थी। इसी तरह एक दिन और 2 दिन और 3 दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। दीदी, माँ तो कभी पिंकी बुआ के यहाँ इतना समय नहीं लगाती थी, फिर इस बार इतना समय क्यों लग रहा है? तेरी बात तो बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा है, लेकिन अब हम और यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें खुद जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर दोनों ही बहनें जब नदी पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ का हाल बेहाल है। बहुत सारे गोताखोर आसपास घूम रहे हैं। पहले तो पिंकी को कुछ समझ नहीं आता, फिर जब पिंकी एक नाव चलाने वाले से पूछती है तो उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले नदी में तूफान आया था और उस समय जितने भी लोग नदी में सफर कर रहे थे उन सब की नाव डूब गई थी और अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस नाविक की बात सुनकर तो राधा और सुमन की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो नदी किनारे बैठकर खूब रोती है। आखिरकार भगवान चाहता क्या है? भगवान से हम गरीबों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? पहले हमसे हमारे बाबा को छीन लिया और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा था तो हमसे हमारी माँ भी छीन ली। अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। ऐसा मत कह मेरी बहन, हमारी माँ हमें ऊपर से देख रही होगी। अगर वो तेरी ये बात सुनेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तो चिंता मत कर, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। किसी तरह राधा खुद को और सुमन को संभालती है। कुछ दिनों तक तो घर में बचे हुए राशन और पैसों से ही दोनों बहनों का खर्चा चल जाता था, परंतु अब पैसे खत्म होने लगते हैं और दोनों बहनों की चिंता बढ़ जाती है। दीदी, माँ ही थी जो कमाती थी और उनके वजह से ही हमारा घर चलता था, लेकिन अब वो जा चुकी है, अब हम क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, माँ के साथ रहते रहते मैंने भी सिलाई सीख ली है। अब माँ की जगह मैं सिलाई करूँगी। और होता भी ऐसा ही है। सुधा की जगह अब राधा गांव वालों के कपड़े सिलने लग जाती है, परंतु माँ का साया सर से उठते ही गांव वाले भी मतलबी हो जाते हैं। वो जानते थे कि दोनों बहनें जरूरत में हैं, साथ ही साथ मजबूर भी हैं, इसलिए गांव वाले राधा को राधा की मेहनत से बहुत ही कम पैसे देने लगते हैं। इतने पैसों में केवल दोनों बहनों के एक वक्त का खाना ही निकल पाता था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन गांव की सेठ की बेटी यानी कुसुम, जो कि राधा की बचपन की सहेली थी, वो राधा को अपनी शादी का लहंगा सिलने के लिए देती है। पता ही नहीं चला इतना समय कब बीत गया। आज मेरी बचपन की सहेली इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी होने वाली है और मैं उसकी शादी का लहंगा सिल रही हूँ। लेकिन दीदी, जो भी कहो, आपने लहंगे का कपड़ा बहुत सुंदर चुना है, ये आपकी सहेली को जरूर पसंद आएगा। हाँ तो देखना, मैं उसका लहंगा सबसे सुंदर सिलूंगी ताकि मेरी दोस्त अपनी शादी पर बहुत खूबसूरत लगे। और दीदी, आप चिंता मत करो, आपको ये सब अकेले नहीं करना पड़ेगा। इस लहंगे पर गोटा और लेस मैं लगा दूंगी। आखिर इतने दिनों में मैं इतना काम तो सीख ही गई हूँ।
बड़ी मेहनत से राधा कुसुम का लहंगा बनाने में लगी होती है। फिर ऐसे ही एक दिन राधा और सुमन सिलाई का काम कर रही होती है कि तभी उनकी मकान मालकिन उनके घर आती है और कहती है, तुम दोनों बहनों का बहुत हो गया है। आज पूरे 3 महीने हो गए हैं और तुम लोगों ने किराया नहीं चुकाया है। दया खाकर मैंने इतने समय तक तुम्हें यहाँ रहने दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं भी आपके पैसे जल्द से जल्द चुकाना चाहती हूँ और इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे भी जोड़ रही हूँ, लेकिन गाँव वाले मुझे मेरी मेहनत के अनुसार कम पैसे देते हैं, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हो पाते। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। पता नहीं तुम्हारा जल्द कब आएगा, ये आखिरी चेतावनी है। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों इस घर के बाहर होगी, और फिर तुमने कोई आनाकानी करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे और वो मेरे पैसे भी तुमसे अच्छी तरह से निकलवा लेंगे, समझी? ऐसा कहकर मकान मालकिन वहाँ से चली जाती है। दीदी, हम 1 हफ्ते के अंदर मकान मालिक का किराया कैसे चुकाएंगे, और वो भी 3 महीने का? तू चिंता मत कर सुमन, परसों मुझे ये लहंगा लेकर कुसुम की शादी में जाना है और उसे ये लहंगा देना है। मुझे पक्का पता है उसे ये लहंगा बहुत पसंद आएगा और वो मुझे इस लहंगे के अच्छे पैसे देगी। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं वो मकान मालकिन को दे दूंगी ताकि हमारे सर पर से छत ना छिने। दोनों बहनें ये सब सोच रही होती है, परंतु मकान मालकिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? बेटा, मैंने उस राधा और सुमन को पुलिस की धमकी तो दे दी है, लेकिन मैं सच में पुलिस नहीं बुला सकती, क्योंकि अगर मैंने पुलिस बुला ली तो गांव में मेरी बड़ी थू-थू हो जाएगी कि मैं अनाथ लड़कियों को परेशान कर रही हूँ। लेकिन मैं सच में उन लोगों से परेशान आ चुकी हूँ। वो लोग कभी भी समय पर किराया नहीं देते। मेरे पास इतने सारे किराएदार पड़े हैं जो अच्छा खासा किराया देने को तैयार है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों को इस घर से बाहर कैसे निकालूं। माँ, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि दोनों बहनें उस घर से बाहर भी निकल जाएंगी और आपकी कोई बेइज्जती भी नहीं होगी। अच्छा, बता मुझे क्या तरीका है? माँ, मैंने सुना है कि राधा गांव के सेठ की बेटी कुसुम की शादी का लहंगा सिल रही है। आप तो जानती ही हैं कि कुसुम कितने नखरे वाली है। उसे हर चीज परफेक्ट पसंद होती है और किसी भी चीज में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो किस तरह गुस्से में पागल हो जाती है। हाँ, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों बता रही है? मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हमने किसी तरह कुसुम का लहंगा राधा के घर से चुरा लिया और उस लहंगे की जगह कुछ फटा पुराना कपड़ा रख दिया और राधा वही कपड़ा लेकर अगर कुसुम के घर चली गई और कुसुम को वो कपड़ा दे दिया तो क्या होगा, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। मकान मालकिन को अपनी बेटी का आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर दोनों किसी तरह राधा के द्वारा तैयार किए गए लहंगे की जगह एक फटी पुरानी साड़ी रख देती है। फिर कुसुम की शादी वाले दिन सुबह सुबह राधा और सुमन उनके पास जो थोड़े ढंग के कपड़े थे वो पहनकर कुसुम के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही उसकी बहुत सारी सहेलियां मौजूद थी। लो फ्रेंड्स, देखो मेरे बचपन की दोस्त आ गई। वैसे दिखने में लगती नहीं है, लेकिन दोस्त तो दोस्त होती है। वैसे राधा और कुसुम, आज मेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो तुम दोनों ढंग के कपड़े पहन कर आती। सुमन कुछ कहने ही वाली थी कि राधा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कुसुम, मैंने तुम्हारा लहंगा तैयार कर दिया है और तुम जैसा चाहती थी उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर लहंगा तैयार हुआ है। मुझे यकीन है कि तुम्हें लहंगा बहुत पसंद आएगा। वो तो देखने पर ही पता चलेगा। इसके बाद जैसी ही राधा थैले में से लहंगा निकालती है तो देखती है कि वो लहंगा नहीं बल्कि एक फटी पुरानी साड़ी है। ये देखकर राधा हैरान रह जाती है और उस फटी पुरानी साड़ी को देखकर कुसुम गुस्से में आ जाती है। ये है वो शानदार लहंगा जो तुमने मेरे लिए बनाया है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था, लेकिन तुमने मेरा सारा विश्वास, सारा भरोसा मिट्टी में मिला के रख दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही शहर से एक अलग से लहंगा मंगा कर रखा था कि कोई गड़बड़ होने पर मैं उसका यूज कर सकूं। लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब तुम दोनों बहनें इस गांव में नहीं रह सकती। तुम दोनों अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर इस गांव से निकल जाओ, वरना मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से निकलवा दूंगी। राधा और सुमन को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर जैसी ही सुमन की नजर शादी में आई उसकी मकान मालकिन और उसकी बेटी पर जाती है, जो कि दोनों बहनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी,
तो सुमन को सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर दोनों बहनें करती भी क्या, सामान लेकर वो गांव से बाहर चली जाती है। चलते चलते वो काफी थक जाती है, इसलिए जंगल में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैं तो शुरू से ही जानती थी वो मकान मालकिन एक नंबर की दुष्ट औरत है, पर ये नहीं जानती थी कि वो हमें घर से निकलवाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगी। कोई बात नहीं सुमन, तो ये सब सोचकर अपना खून मत जला, जो जैसा करता है उसे वैसा जरूर मिलता है। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लाठी लिए एक बुढ़िया आ जाती है और उनसे कहती है, बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। अरे अम्मा जी, नदी तो पास में ही है, आप वहाँ जाकर पानी पी लीजिए ना। बेटा लगता है तुम उस नदी के बारे में नहीं जानती हो। वो नदी रहस्यमयी और जादुई है। जो भी उस नदी में हाथ डालकर पानी निकालता है वो 1 महीने के लिए जानवर बन जाता है। कोई बात नहीं अम्मा जी, अगर आपको इतनी प्यास लगी है तो मैं आपके लिए उस नदी से पानी लाने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर राधा एक मटका लेकर उस नदी पर चली जाती है। फिर जैसी ही राधा उस मटके को नदी में डालती है तो वहाँ पर फूलों का एक पुल बन जाता है और उस पुल के ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर साड़ी का पेड़ प्रकट हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है? राधा, मैं एक जादुई नदी हूँ। जैसे ही तुमने अपना हाथ इस नदी में डाला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि किस तरह तुमने अपने माता पिता को खोया और तुम और तुम्हारी बहन कितनी तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी तुमने अच्छाई और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई के लिए उपहार देना चाहती हूँ। तुम इस फूलों के पुल पर चलकर इस जादुई साड़ी के पेड़ से एक साड़ी तोड़ लो और उसे अपने साथ ले जाओ। राधा ज्यादा सवाल नहीं करती और जैसा जादुई नदी कहती है वैसा ही करती है और उस जादुई साड़ी को लेकर अपनी बहन सुमन के पास आ जाती है। और राधा के वहाँ पहुँचते ही वो बुढ़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और कहती है, राधा तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। एक बुढ़िया की प्यास बुझाने के लिए तुम 1 महीने के लिए जानवर बनने को तैयार थी। आखिर आज के जमाने में ऐसा कौन करता है, इसलिए मैंने खुश होकर तुम्हें इस साड़ी का वरदान दिया है। ये एक जादुई साड़ी है। इस साड़ी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा और अब तुम्हें जीवन में किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो परी आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से उस जादुई साड़ी का इस्तेमाल करके दोनों बहनें एक अच्छा खासा जीवन जीने लग जाती है और राधा अपने दयालुता को ऐसे ही बरकरार रखते हुए अपने जैसे और भी अनाथ और गरीब लोगों की मदद करने लग जाती है।